अध्याय 6 सबक 5 अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी कार्यक्रम देखा। बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी। चूंकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी, इसलिए वे उस समय की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि वे उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वे पूरे पैकेज के $1,00,000 चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने यह सुनते ही तैयारियां चढ़ा ली और प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी इतिहास है। खरबों डॉलर के उद्योग का जन्म हुआ और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम के समाचार आ रहे थे। समाचारों में एक स्थानीय कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में एक खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायतें कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज्यादती कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल का नौकरी से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था और सुरक्षा गार्डों से अंदर जाने की इजाजत मांग रहा था ताकि वो मालिकों से ये विनती कर सके कि उसे नौकरी से न निकाला जाए। उसने हाल ही में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। कैमरा उसके अनियन विनय पर नजरें गड़ाए थे और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं 1948 से व्यावसायिक रूप से पढ़ रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छा अनुभव और पुरस्कार रहा है। ये एक विचलित करने वाला काम भी है क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है और मैंने सभी में एक बात देखी है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हमें बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं और हमें प्रकृति ने बहुत से उपहार दिए होते हैं, परंतु जो चीज हम सभी को पीछे धकेलती है वो है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कॉलेज डिग्री होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है। इसे गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। ये तत्व चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज्यादा असर डालता है। हम सभी के भीतर एक बहादुर, प्रतिभाशाली और जोखिम लेने वाला चरित्र मौजूद होता है, परंतु हम सभी के भीतर चरित्र का एक दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। मरीन क्रॉप्स के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मुझे अपने भीतर छुपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंग जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, परंतु एक अध्यापक के रूप में मैंने ये जाना कि आदमी की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन है बहुत ज्यादा डर और खुद की क्षमताओं के बारे में शंका। ये देखकर मुझे दुख होता था कि कई विद्यार्थी जवाब जानते थे परंतु उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अपने अनुभव में आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए तकनीकी ज्ञान भी जरूरी है और साहस भी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिभा का दमन होता है। मेरी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूं कि वे खतरे लेना सीखें, बहादुर बने और अपनी प्रतिभा के द्वारा अपने डर को ताकत और चतुराई में बदल लें। कुछ लोगों के लिए यह सिद्धांत काम करता है जबकि कईयों को यह डरावना लगता है। मैंने ये भी जाना है कि ज्यादातर लोग पैसों के बारे में बहुत सुरक्षित खेल खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं, जोखिम क्यों लिया जाए, अपने फाइनेंशियल IQ को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए, मैं पैसों की समझ क्यों विकसित करूं? और मैं जवाब देता हूं केवल इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा विकल्प हो। हमारे आगे बहुत बड़े परिवर्तन खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने इस अध्याय के शुरू में युवा आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी तरह कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह के सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी अत्यधिक सफल कंपनियां बनेगी और दिवालियापन, कंपनी बंद होने, स्टाफ निकालने की बहुत सी घटनाएं भी होगी। तो आपको फाइनेंशियल IQ विकसित करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। परंतु मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मैं इसलिए
ऐसा करता हूं क्योंकि आज का युग सबसे ज्यादा रोमांचकारी युग है। मैं चाहता हूं कि मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में रोमांचित रहूं, न कि सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ने के बारे में। आज का युग सर्वाधिक रोमांचकारी समय है जो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद करते हुए ये कहेंगे कि ये कितना ज्यादा रोमांचकारी रहा होगा। इसे पुराने की मौत और नए के जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और रोमांच भी था। तो अपने फाइनेंशियल IQ को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफल होते देखेंगे और पुराने सिद्धांतों से जकड़े रहने वाले लोगों को असफल होते देखेंगे। 300 साल पहले जमीन ही संपत्ति थी, इसलिए जिस आदमी के पास जमीन थी उसके पास संपत्ति थी। फिर फैक्ट्रियां आई, उत्पादन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। उद्योगपति के पास संपत्ति आ गई। आज सूचना का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा और जल्दी सूचना आ जाती है वो अमीर हो जाता है। समस्या ये है कि सूचना दुनिया भर में प्रकाश की गति से उड़ रही है। इस नई संपत्ति को सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता जिस तरह जमीन या फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। परिवर्तन ज्यादा तेज और नाटकीय होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में नाटकीय बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को संघर्ष करते देखता हूं और प्राय ज्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूं, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हो। वे परिवर्तन का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नौकरी छूट गई है, घर बिक गया है, और वे इसके लिए टेक्नोलॉजी या अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता है कि वे भी समस्या का कारण हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे जान ही नहीं पाते हैं कि जो विचार पुराने जमाने में संपत्ति था वो आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है। एक दोपहर में अपने द्वारा इजाद किए गए बोर्ड गेम कैश फ्लो से शिक्षा दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया था ताकि वो भी सीख सके। दोस्त की दोस्त का हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वो अब कुछ जवाब ढूंढ रही थी। उसके मित्र को लगा कि शायद उस खेल में उसे कुछ सीखने को मिलेगा। इस खेल को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग ये सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश का फ्लो होता है और किस तरह पैसों की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलम से निकलने वाली मासिक कैश फ्लो को बढ़ाना होता है ताकि ये आपके मासिक खर्च से ज्यादा हो जाए। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं और तेज राह पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कुछ इससे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस महिला ने कुछ सीखने का बहुमूल्य अवसर खो दिया। शुरुआती राउंड में उसने एक टुडेड कार्ड खींचा जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वो खुश हुई, अरे मेरे पास एक नाव है। फिर जब उसके मित्र ने यह बताया कि किस तरह आंकड़े उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करते हैं तो वो कुंठित हो गई क्योंकि उसे गणित जरा भी पसंद नहीं था। बाकी के खिलाड़ियों ने शांतिपूर्वक इंतजार किया जब उसका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा। अचानक जब उसने ये जान लिया कि आंकड़े किस तरह काम करते हैं तो उसे ये जानकर झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में वो डाउन साइड हो गई और उसे एक बच्चा भी हो गया। ये उसके लिए एक भयानक खेल साबित हुआ। कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वो बहुत विचलित हैं और उससे ये बहुत मूर्खतापूर्ण लगा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसके मित्र ने उसे ये समझाने की कोशिश की कि वो अपने भीतर झांक कर देखे कि क्या ये खेल उसके किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा था। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि ये विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई खेल किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तत्काल वापस कर दिया गया और वो वापस चली गई। 1984 से मैं करोड़ों कमा रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि स्कूल सिस्टम वो नहीं सिखाता जो मैं सीख रहा हूँ। स्कूल में ज्यादातर शिक्षक भाषण देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे भाषणों से चिढ़ थी। मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी
और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में शिक्षा देना शुरू किया। मैंने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे इन खेलों को ज्ञान बढ़ाने के इस पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए, कि इस खेल से आदमी के व्यवहार पर भी प्रकाश पड़ता है। ये एक तात्कालिक फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दें, इसके बजाय खेल एक व्यक्तिगत लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए ही बनाया गया है। उस महिला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया। उसने कहा कि उसकी मित्र अब शांत हैं। शांत होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के बीच में कुछ आपसी संबंध भी महसूस किए हैं। हालांकि उसके और उसके पति के पास नाव नहीं थी, परंतु उनके पास बाकी सब चीजें थी। वो अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी। उसका पति एक कम उम्र की महिला के साथ भाग गया था और 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनके पास दौलत के नाम पर बहुत कम सामान था। उनके बीच बांटने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। 20 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में मजा बहुत आया था, परंतु उन्होंने केवल 2 डेज ही इकट्ठे किए थे। उसने ये महसूस किया कि आंकड़ों पर उसका गुस्सा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वो उसे समझ नहीं पा रही थी। उसका ये मानना था कि पैसे धेले का हिसाब किताब रखना पुरुषों का काम है। वो घर संभालती हैं और उसका पति पैसों को संभालता है। उसे अब ये पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसे छुपाए थे। वो इस बात पर खुद से नाराज थी कि उसे ये पता ही नहीं चला कि पैसा कहाँ गया और ये भी पता नहीं चला कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बन चुका है। बोर्ड गेम की तरह दुनिया भी तत्काल फीडबैक देती है। अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो हम ज्यादा सीख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि धोबी ने मेरे पैंट को सिकोड़ दिया है। मेरी पत्नी धीमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पैंट में अंगुली गाड़ते हुए मुझे बताया कि पैंट नहीं सिकुड़ी है बल्कि कोई और चीज फैल गई है। मैं कैश फ्लो नामक ये खेल हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक देने के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं और ये आपको कर्ज में डाल देता है तो सवाल ये उठता है कि अब आप क्या कर सकते हैं। आपके पास कितने फाइनेंशियल विकल्प मौजूद हैं, यही खेल का लक्ष्य है। खिलाड़ियों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और बहुत से फाइनेंशियल विकल्प बना सकें। मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है। वे लोग जो इस खेल की चुआ दौड़ से सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें आंकड़ों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक फाइनेंशियल दिमाग होता है। वे बहुत से फाइनेंशियल विकल्पों को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंकों की समझ नहीं होती है, जिन्हें प्राय निवेश की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्राय रचनात्मक होते हैं और सोच समझकर खतरे उठाते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस खेल में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता होता है कि वे इस पैसों का क्या करें। उनमें से ज्यादातर असली जिंदगी में भी आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है, और यही असली जिंदगी में भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है और फिर भी वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। अपने विकल्पों को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की ही तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 नौकरियां कर रहा है। 20 साल पहले वो मेरे सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांट बंद हुआ तो वो जिस कंपनी के लिए काम करता था वो भी बंद हो गई। उसके दिमाग में केवल एक विकल्प था और वो पुराना विकल्प था, कड़ी मेहनत करो। समस्या ये थी कि उसे कोई बराबरी की नौकरी नहीं मिल पाई जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को माने। इसका परिणाम ये हुआ कि वो अभी जो काम कर रहा है वे उसकी योग्यता के बहुत नीचे के काम है और इसलिए उसकी तनख्वाह कम है। उसे जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 नौकरियां करनी पड़ रही है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को ये शिकायत करते सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली जिंदगी में भी ऐसा ही करते हैं। वे बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते हैं। मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है और फिर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। फिर वे शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो वे छुआ दौड़ से बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। मैं असली जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो यही करते हैं। वे महान अवसर देखते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं होता, और मैं देखता हूं कि लोग एक महान अवसर वाले कार्ड को खींचते हैं, उसे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि ये एक महान अवसर है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी
होता है, परंतु वे अवसर को नहीं देख पाते। वे ये देखने में असफल हो जाते हैं कि जुआ दौर से बच निकलने के लिए ये किस तरह उनकी फाइनेंशियल योजना में फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज्यादा संख्या में होते हैं। ज्यादातर लोगों को जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा अवसर उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, परंतु वे उसे नहीं देख पाते हैं। एक साल बाद उन्हें इसका पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वो नहीं होता है, तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है, इससे हमारा ज्यादा सरोकार नहीं है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के आर्थिक समाधान खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसों की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता हो। आप जो होता है होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं, जिस तरह की पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज होने का इंतजार करता है, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने से पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगले 5 मील तक सभी स्ट्रीट लाइट हरी हो। जब हम छोटे थे तो अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार ये बताते थे, पैसा असली नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार ये याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से सिक्के ढाले थे तो हम पैसों के रहस्य के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मध्य वर्ग पैसों के लिए काम करते हैं। उनका कहना था, अमीर लोग पैसे बनाते हैं। आप धन को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज नहीं है, तो आप ज्यादा तेजी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज नहीं है तो फिर ये क्या है? माइक और मैं उनसे ये सवाल पूछते थे। पैसा वो है जिसके बारे में हम सहमत हो जाए, अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे। हमारे पास जो इकलौती सबसे बड़ी शक्तिशाली पूंजी है वो है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो ये एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। सूचना के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाते हैं, और इसके लिए वे केवल कुछ विचारों और अनुबंधों का सहारा लेते हैं। आपको ये बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेश करते हैं, क्योंकि वह ऐसा अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से तत्काल करोड़ों बनाया जा सकते हैं, और कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि बिना पैसों के लेन देन के। ये अनुबंध के द्वारा किया जाता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से टोरंटो के ग्राहक के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेयर पल भर में टोरंटो पहुंच जाते हैं। 1 मिनट बाद शेयर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पल भर में बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में धन का लेन देन नहीं हुआ था, अनुबंधों का हुआ था। तो अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा क्यों विकसित करें? इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्यों इसे विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से धन कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। ये सीखने की एक दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल IQ इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूं, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के
अभूतपूर्व विकास का हिस्सा होना चाहता हूँ। एक ऐसे युग का जहाँ इंसान विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहाँ ज्यादा रोमांच है, यहाँ पैसा है, यहाँ डर है, यहाँ आनंद है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति को विकसित करता हूँ। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ। मैं पैसे बनाने का एक आसान उदाहरण देना चाहता हूँ। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने निराशावादी भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी, पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाइए और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने निश्चित रकम बचाना भी एक अच्छा विचार है। ये एक विकल्प है, एक ऐसा विकल्प जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। समस्या ये है कि ऐसा करने से आदमी ये नहीं जान पाता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वे अपने पैसों में ज्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बड़े मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। दुनिया उनके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, अर्थव्यवस्था उस समय बहुत बुरे हाल में थी। निवेशकों के लिए ये एक आदर्श बाजार स्थिति थी। मेरा काफी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेस में फंसा हुआ था। मेरे पास नकद पैसा नहीं था। क्योंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेश कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से ज्यादा नकद थे, जो तेजी से बढ़ते हुए बाजार में काम कर रहे थे। निवेश करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं बहुत छोटे छोटे निवेशों का तो वर्णन नहीं कर सकता, परंतु कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा। वे घर जिनकी कीमत कभी $1 लाख होती थी, अब $75,000 हो गए थे। परंतु स्थानीय रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू कर दिया। इन जगहों पर $75,000 का घर $20,000 या इससे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने मित्र से $2,000 का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर ब्याज $200 था। मैंने वकील को कैशियर का चेक दे दिया। जब अनुबंध की कार्रवाई चल रही थी, तब मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि 75,000 का घर केवल 60,000 में बिकाऊ है और किसी डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा फोन तत्काल व्यस्त हो गया और लगातार बजने लगा। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी संभावित खरीदारों को घर देखने की इजाजत दी गई। अत्यंत रोमांचकारी घटनाक्रम के बीच घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने $2500 की प्रोसेसिंग फी मांगी, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी और इसके बाद कानूनी नामांतर की कार्रवाई शुरू हो गई। मैंने अपने मित्र के $2,000 के कर्ज में $200 ब्याज मिलाकर उसे दे दिए। वो खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने $20,000 में खरीदे गए घर को $60,000 में बेच दिया था। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र था, जिसने मेरे संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 जमा कर दिए थे। इस पूरी कार्रवाई में कुल 5 घंटे लगे थे। तो अब जबकि आप में पैसों की समझ आ चुकी है और आप अंक पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह पैसों का आविष्कार करने का उदाहरण है। मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 6 सौदे निपटाए। जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में $1,90,000 से ज्यादा 10% ब्याज पर शपथ पत्र पर बनाने में कामयाब हो गए थे। इस तरह हर साल की अनुमानित आय $19,000 हो गई थी और इसका ज्यादातर भाग हमारे कॉर्पोरेशन द्वारा सुरक्षित था। इस $19,000 प्रति वर्ष का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, पेट्रोल, ट्रिप्स, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर इत्यादि चीजों पर खर्च हो सकता था। जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता, तब तक ये कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। अपनी फाइनेंशियल बुद्धि के इस्तेमाल से पैसा किस तरह खोजा जा सकता है, बनाया जा सकता है और सुरक्षित किया जा सकता है, ये इसका एक आसान उदाहरण है। खुद से पूछें कि $1,90,000 बचाने के लिए आपको कितना समय लगेगा? क्या बैंक आपके पैसों पर 10% ब्याज देगी और शपथ
पत्र 30 सालों तक वैध था। मुझे आशा है कि वे मुझे कभी $1,90,000 नहीं देंगे। मुझे टैक्स देना पड़ेगा अगर वे मुझे मूलधन देते हैं, और इसके अलावा 30 साल के समय में $1,90,000 दिए जाने से कुल आमदनी $5 लाख से ज्यादा होती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं चुकाए। ऐसा होता है और ये एक अच्छी खबर है। 1994 से 1997 तक फिनिक्स रियल एस्टेट बाजार देश में सबसे ज्यादा गर्म बाजार साबित हुआ है। उस $60,000 के घर को दोबारा $70,000 में बेचा जा सकता है और एक बार फिर से $2,500 प्रोसेसिंग फीस के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। नए खरीदार के लिए भी ये मुफ्त का सौदा होगा और ये प्रक्रिया चलती रह सकती है। जब मैंने पहली बार घर बेचा था तो मैंने केवल $2,000 खर्च किए थे। तकनीकी दृष्टि से इस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था। निवेश पर मेरी वसूली अनंत थी। ये एक उदाहरण है कि पैसा पास में नहीं होने पर भी बहुत सा पैसा किस तरह कमाया जा सकता है। दूसरे सौदों में दोबारा बेचे जाने पर मैं $2,000 अपनी जेब में डालता हूं और लोन को 30 साल तक फिर से बढ़ा देता हूँ। निवेश पर मेरी वापसी क्या होगी अगर मैं बिना पैसों के पैसा बनाता हूँ, मैं नहीं जानता, परंतु ये $100 हर महीने बचाने से बेहतर तो है ही। $100 हर महीने दरअसल $150 प्रति माह की रकम है, क्योंकि 40 साल तक इस पर 5% का टैक्स लग चुका है और एक बार फिर आप पर 5% टैक्स लगता है। ये कहना बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है, ये सुरक्षित हो सकता है परंतु ये स्मार्ट नहीं है। आज 1997 में जब मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ तो बाजार की स्थितियां 5 साल पहले की स्थिति से पूरी तरह अलग है। फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार पूरे अमेरिका की ईर्ष्याओं का केंद्र बना हुआ है। जो घर उस समय हमने $60,000 में बेचे थे, आज उनकी कीमत $1,10,000 हो चुकी है। अब भी ऐसे मौके हैं, परंतु अब उनकी खोज करने में मुझे बहुत समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा। वे दुर्लभ हैं, परंतु आज हजारों खरीदार इन सौदों की तलाश में भटक रहे हैं और बहुत कम समझदारी भरे मौके मौजूद हैं। बाजार बदल चुका है, ये आगे बढ़ने का समय है और संपत्ति वाले कॉलम में दूसरे मौके ढूंढने का समय है। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इस तरह की प्रतिक्रियाओं को ज्यादा सुनता हूँ और क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं? ये आग्रह कम सुनता हूँ। गणित आसान है, आपको इसमें बीज गणित या कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं लिखता क्योंकि स्क्रो कंपनी कानूनी सौदों को संभालती है और भुगतान की सेवा को भी। मुझे छत ठीक करवाने या टॉयलेट ठीक करने का झंझट भी नहीं उठाना पड़ता क्योंकि ये काम घर के मालिक का है, ये उनका घर है। कभी कभार कोई पैसा नहीं चुकाता और ये भी अच्छा होता है क्योंकि उसमें विलंब शुल्क मिलता है या वे घर छोड़कर चले जाते हैं और प्रॉपर्टी एक बार फिर से बेच दी जाती है। कोर्ट सिस्टम ये सब संभाल लेता है। हो सकता है ये आपके इलाके में काम न करें, बाजार की स्थिति अलग हो सकती है, परंतु ये उदाहरण दर्शाता है कि किस तरह एक आसान वित्तीय प्रक्रिया कुछ ही समय में लाखों डॉलर बना सकती है, जिसे बनाने में आपका ज्यादा पैसा भी नहीं लगता और आपको जोखिम भी कम होता है। ये अनुबंध से बनाए जाने वाले पैसों का उदाहरण है। जिसके पास भी हाई स्कूल तक की शिक्षा है वो ऐसा कर सकता है, परंतु ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ज्यादातर लोग मेहनत करो और पैसा बचाओ की पुरानी सलाह सुनते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत के बाद लगभग $1,90,000 संपत्ति वाले कॉलम में आ गए और इसके लिए टैक्स भी नहीं देना पड़ा। इनमें से कौन सी सलाह आपको ज्यादा कठिन लगती है? नंबर 1, कड़ी मेहनत करो, 50% की दर से टैक्स चुकाओ और फिर जो रकम बचती है उसमें से बचत करो। आपकी बचत पर आपको 5% ब्याज मिलता है जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या नंबर 2, पैसों की समझ विकसित करने का समय निकालो और अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। इसमें वो समय भी जोड़ लो जो आपको विकल्प नंबर 1 के प्रयोग द्वारा $1,90,000 बचाने में लगता है, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुपचाप अपना सिर हिलाता हूँ जब मैं लोगों को ये कहते सुनता हूँ मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये अच्छी हो सकती है, परंतु क्या ये पर्याप्त है? मैं जानता हूँ कि उपयुक्त निवेश तकनीक एक छोटी तकनीक है। इसे ये बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम को बड़ी रकम में बदल सकते हैं। एक बार फिर
मेरी सफलता ये बताती है कि मजबूत वित्तीय नींव कितनी महत्वपूर्ण होती है, जो मजबूत वित्तीय शिक्षा से शुरू होती है। मैंने इसे पहले कहा है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। वित्तीय बुद्धि 4 मुख्य तकनीकी दक्षताओं से मिलकर बनती है। नंबर 1, वित्तीय साक्षरता, अंकों को पढ़ने की योग्यता। नंबर 2, निवेश की रणनीति, धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान। नंबर 3, बाजार, मांग और पूर्ति। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वो दिया जो इसे चाहिए था, यही बिल गेट्स ने भी दिया। ये मौका भी बाजार ने दिया कि $20,000 में कोई मकान खरीदकर उसे $60,000 में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत $75,000 थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। नंबर 4, कानून, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों द्वारा नीतियों के बारे में जागरूकता। मैं नियमों के भीतर रहकर खेलने की सलाह देता हूँ। अगर आप पैसों का आविष्कार करना चाहते हैं तो आप में ये मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए या इन दक्षताओं का समन्वय होना चाहिए। चाहे आप ऐसा छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियां, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बहुमूल्य धातुएं, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करें या इसी किस्म का कोई दूसरा काम करें। 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट में भी बूम हो रहा था और हर कोई उसमें जा रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने 1996 में बेचना शुरू कर दिया और मैं अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया और फिलीपींस की यात्रा कर रहा था। निवेश बदल गए थे। जहां तक खरीदारी का सवाल था, अब हम रियल एस्टेट बाजार से बाहर थे। अब मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम के भीतर आंकड़ों को बढ़ते देखता हूं और शायद इस साल के आखिर में बेचना शुरू कर दूंगा। ये कांग्रेस द्वारा पारित किए जाने वाले कानूनी परिवर्तनों पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूं कि 6 छोटे घरों के सौदे को बेच दूंगा और $40,000 के नोट को धन में बदल लूंगा। मुझे अपने अकाउंटेंट को बुलाकर उसे कहना पड़ेगा कि वो इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टैक्स से बचाने के लिए तरीके खोजे। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती हैं। दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे अवसर देती रहती है, आपकी जिंदगी के हर दिन, परंतु प्राय हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वे वहां होते हैं। और दुनिया जितनी ज्यादा बदलती है और टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए स्थायी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतने ही ज्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि आप ही इसका जवाब दे सकते हैं कि मैं क्यों इसे सीखता और विकसित करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्तन हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं परिवर्तनों का स्वागत करना चाहता हूं और अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूं कि मार्केट में ज्वार आएगा और मार्केट में भाटा भी आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करना चाहता हूं क्योंकि मार्केट में हर परिवर्तन पर कुछ लोग अपनी नौकरियों के लिए अपने घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिए गए नींवों को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी कभार जिंदगी नींबू दे देती है। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने नींबुओं को किस तरह करोड़ों में बदला। व्यक्तिगत रूप से मैं व्यक्तिगत निवेशों के कई और उदाहरण देने में झिझकता हूँ। मैं इसलिए झिझकता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या अपनी शेखी बगाड़ने वाला कहा जाएगा। ये मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए उदाहरण देता हूँ ताकि उसके अंकों और समयावधि से सच्ची और आसान घटनाओं को बताया जा सके। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ ताकि आपको ये बता सकूं कि ये आसान है, ये ज्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल बुद्धि के 4 स्तंभों के जानकार हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं फाइनेंशियल वृद्धि के लिए 2 मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूँ, रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट को अपनी नींव की तरह इस्तेमाल करता हूँ। हर दिन मेरी प्रॉपर्टीज कैश फ्लो प्रदान करती हैं और इसका मूल्य बढ़ता जाता है। छोटी पूंजी के स्टॉक को तेज बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने द्वारा की गई हर चीज की अनुशंसा नहीं करता। उदाहरण केवल उदाहरण ही है। अगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझ पाता हूँ तो मैं निवेश नहीं करता हूँ। पैसों के बारे में निर्णय लेने में हमें केवल साधारण गणित और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। उदाहरणों का प्रयोग निम्न 5 कारणों से किया जाता है। नंबर 1, लोगों को ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए। नंबर 2, लोगों को ये बताने के लिए कि अगर नींव मजबूत है तो पैसों का महल बनाना आसान है। नंबर 3, ये बताने के लिए कि कोई भी ढेर सारा पैसा बना सकता है। नंबर 4, ये दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के करोड़ों तरीके हैं। नंबर 5, ये बताने के लिए कि ये कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है। 1989 में मैं ओरेगन
ओरेगोन के पोर्टलैंड में एक खूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। ये एक उपनगर था जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे। वे छोटे और सुंदर थे। हर कहीं मुझे बिकाऊ हैं के बोर्ड दिखते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था, स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था और अर्थव्यवस्था में मंदी थी। एक सड़क पर मैंने एक बिकाऊ हैं का बोर्ड देखा जो वहाँ काफी लंबे समय से लगा हुआ था। ये पुराना दिख रहा था। एक दिन इसके पास से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की क्या कीमत लगाई है? मालिक घुमा और कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा लें। ये 1 साल से ज्यादा समय से बिकाऊ है और अब तो कोई इसे देखने तक नहीं आया है। मैं इसे देखता हूँ, मैंने कहा, और आधे घंटे बाद मैंने इसे $20,000 में खरीद लिया जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। ये 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर ब्रांड का ट्रिम था। ये 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी और छोटे छोटे 2 बेडरूम थे। ये किराए पर देने के लिए एक आदर्श घर था। मैंने मालिक को $45,000 के घर के लिए $5,000 नकद दिए जिसकी असली कीमत $65,000 होगी। परंतु दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। मालिक ने 1 हफ्ते में इसे खाली कर लिया और वो इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया जो एक स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मॉर्टगेज खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में $40 आते थे जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगोन का रियल एस्टेट बाजार मंदी से उबर आया और बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशकों के पास अपने रियल एस्टेट मार्केट की तेजी का बहुत सा पैसा था और अब वे उत्तर दिशा में आकर ओरेगोन और वॉशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने उस छोटे घर को कैलिफोर्निया से आए एक युवा दंपति को $95,000 में बेच दिया जिन्हें ये बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में मुझे लगभग $40,000 का कैपिटल गेन हुआ जो मैंने 1031 के टैक्स वहीन एक्सचेंज में रख दिए और मैं अपने पैसों को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। 1 महीने में मुझे बीवरटन ओरेगोन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। इसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं था और एक बार फिर वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने $4,50,000 की इमारत के लिए $2,75,000 का प्रस्ताव दिया। वे $3,00,000 पर मान गए। मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए मैंने उस इमारत को $4,75,000 में बेच दिया और एरिजोना फिनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और हमें वैसे भी इसे बेचना था। पहले जो हाल ओरेगोन के बाजार का था वही मंदी का माहौल फिनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत की कीमत $8,75,000 थी जिसमें से $2,25,000 डाउन पेमेंट था। 30 यूनिट से आने वाला कैश फ्लो $5,000 प्रति माह से कुछ ज्यादा था। एरिजोना का बाजार भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोराडो के निवेशक ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए $12,00,000 देने का प्रस्ताव रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने पर विचार कर रहे थे परंतु हमने ये देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानूनों में परिवर्तन करेगी। अगर वो परिवर्तन करती हैं तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी और इसके अलावा हर महीने $5,000 मिलते रहना अच्छा लगता था। इस उदाहरण में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, निवेश की रणनीति, बाजार की समझ और कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। अगर लोग इस विषयों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो स्पष्ट रूप से वे स्टैंडर्ड सलाह का पालन करेंगे जो कहती है कि सुरक्षित खेल खेलना चाहिए और सुरक्षित निवेशों में पैसा लगाना चाहिए। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या ये है कि वे अक्सर बहुत कम मुनाफा देते हैं। उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला मुनाफा कम हो जाता है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जोखिम भरे सौदों से बचते हैं ताकि वे खुद की और अपने ग्राहकों की सुरक्षा कर सकें और ये नीति समझदारी की भी है। असली गर्म सौदे नौसिखियों को नहीं दिए जाते। प्राय सर्वश्रेष्ठ सौदे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जो इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं और ये सौदे अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के जोखिम भरे सौदे नौसिखियों के सामने रखना तकनीकी रूप से गैर कानूनी माना जाता है परंतु ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज्यादा परिष्कृत होता जाता हूँ उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं। जिंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने का एक और फायदा ये होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा अवसर आते हैं और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है आपके लिए ये बताना आसान होता जाता है कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा। आपके
आपकी बुद्धि तत्काल बुरे सौदे को पहचान सकती है या एक बुरे सौदे को अच्छे सौदे में बदल सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूँ और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्योंकि समय के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ दोस्त अब भी सुरक्षित खेल खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनकी फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, जिसे विकसित होने में बहुत समय लगता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपने संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। ये मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूँ और बीज बोता हूँ। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। हमारे रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में हमारे पास करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी है। ये हमारा अपना REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको पते की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज तो $5,000 से $10,000 के निवेश से शुरू हुई थी, नकद पैसों से खरीदी गई। ये प्रॉपर्टीज खुशकिस्मती से तेजी से बढ़ते बाजार में ज्यादा कीमती हो गई थी और टैक्स से मुक्त रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था और ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और अपनी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे निवेशकों के साथ ही बिजनेस करते हैं जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन होता है। हम ज्यादा जोखिम वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने जा रही है। कितनी तेजी से धन बढ़ता है इसका उदाहरण इस तरह देखें। हमने कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई तो उसके शेयर का भाव $2 प्रति शेयर हो गया। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो कीमतें बढ़ती रहेगी और स्टॉक $20 प्रति शेयर या इससे भी ज्यादा होगा। ऐसे भी कई वर्ष रहे हैं जब हमारे $25,000 तक एक साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए हैं। ये जुआ नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये जुआ है अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने तकनीकी ज्ञान, बुद्धि और खेल के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे। वैसे जोखिम तो होता ही है, ये फाइनेंशियल बुद्धि होती है जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज एक आदमी के लिए जोखिम भरी होती है वो दूसरे आदमी के लिए उतनी जोखिम भरी नहीं होती। यही वो मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रेरित करता हूँ कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों में निवेश करने के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करें। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे आपके सफल होने के अवसर ही उतने ही ज्यादा होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जिन स्टॉक्स में निवेश करता हूँ उनमें बहुत ज्यादा जोखिम होता है और इसलिए मैं उनकी अनुशंसा नहीं करता हूं। मैं इस खेल को 1979 से खेल रहा हूं और मैंने इसमें काफी अनुभव हासिल कर लिया है। परंतु अगर आप दोबारा पढ़ेंगे इस तरह के निवेश ज्यादातर लोगों के लिए जोखिम भरे क्यों होते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अलग तरह से निर्धारित कर सकेंगे जिससे $25,000 से एक साल में $10 लाख बनाना आपके लिए कम जोखिम भरा होगा। जैसे पहले ही कहा जा चुका है, मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसे करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये आसान और संभव है। बात इतनी सी है कि औसत आदमी के लिए $1 लाख से ज्यादा की प्रति वर्ष आय अच्छी होती है और इसे हासिल करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बाजार कैसा है और आप कितने स्मार्ट हैं कि आप 5 से 10 साल में ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने खर्च को कम रख सकते हैं तो $1 लाख की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। आप चाहे तो काम कर सकते हैं या चाहे तो काम छोड़ भी सकते हैं और सरकारी टैक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाय अपने समर्थन में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत आधार रियल एस्टेट है। मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूं क्योंकि ये स्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मैं ठोस आधार को पसंद करता हूं। कैश फ्लो भी आमतौर पर स्थायी ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी अच्छी संभावना होती है। रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के कारण मैं जोखिम भरे स्टॉक खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूं। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में खासा मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स देता हूं और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूं ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर एक और बार मैं दुनिया भर में घूमा हूं और मैंने हर जगह निवेश करना सिखाया है। हर शहर में मुझे ये सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके
मौके हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा चल रही है, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को ये कहते हुए सुनता हूँ आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें ये याद दिलाता हूँ कि शायद आपको ये कहना चाहिए, मैं नहीं जानता कि यहाँ ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी तक महान अवसरों को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें ये जानने के लिए फाइनेंशियल प्रशिक्षण ही नहीं मिला होता है कि वे अपने सामने पड़े हुए अवसरों को देख सकें और उन्हें पहचान सकें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है मैं शुरुआत कैसे करूं। पिछले अध्याय में मैंने आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर चलने वाले 10 कदमों का उल्लेख किया है, परंतु ये हमेशा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए। ये केवल एक खेल है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको अनुभव मिलता है, परंतु हमेशा आनंद लें। ज्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। इसलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती हैं और गलतियां करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है, परंतु अगर हम इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखते हैं। हम गिर गिर कर ही चलना सीखते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, परंतु आज मैं बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मुख्य कारण ये है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, परंतु हारने वाले डरते हैं। सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता भी है। जो लोग असफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूँ। मैं मेहनत से खेलता हूँ, गलतियां करता हूँ, गलतियां सुधारता हूँ और ज्यादा गलतियां करता हूँ, सुधारता हूँ और इस तरह से मेरा खेल सुधरता जाता है। अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शनिवार को मिलेंगे। निवेशक 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, पहले और सबसे आम तरह के निवेशक वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में निवेश करते हैं। वे रियल अकाउंटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वे कुछ खरीदते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, IEIT, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये निवेश का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई ग्राहक कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। नंबर 2, दूसरी तरह के निवेशक वे होते हैं जो निवेशों को बनाते हैं। इस तरह के निवेशक आमतौर पर सौदों को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है, परंतु मैं ये जानता हूं कि आर्थिक अवसरों के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जा सकता है, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे किस्म का निवेशक ही प्रोफेशनल निवेशक होता है। कई बार तो पुर्जों को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे किस्म का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सीखना महत्वपूर्ण है कि पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मौका होता है और अगर किस्मत आपके साथ न हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खतरा होता है। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से 3 मुख्य दक्षताएं विकसित करने की जरूरत है। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन दक्षताओं की जरूरत होती है। नंबर 1, किस तरह ऐसे मौके खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देता हो। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, परंतु दूसरे जो नहीं देख पाए थे और जो उसने देख लिया था वो ये था कि उस घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े भी थे। उसने कंपनी जाकर पता कर लिया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया, उन 5 प्लॉटों को बिल्डर को बेच दिया। इन सारे सौदों में उसे अपने मूल निवेश से 3 गुना रकम मिली। उसने 2 महीने के काम में $75,000 कमा लिए। ये बहुत ज्यादा रकम तो नहीं है, परंतु ये न्यूनतम वेतन से तो ज्यादा ही है और ये तकनीकी रूप से कठिन भी नहीं है। नंबर 2, पैसा किस तरह जुटाया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, परंतु दूसरे किस्म के निवेशक को ये पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह
जुटाई जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने ये सीखा है कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु पैसा इकट्ठा करना बहुमूल्य कला है। अक्सर मैं लोगों को ये कहते सुनता हूँ, बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रही है या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोगों की योजना ठप हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन दक्षताओं को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है जबकि मेरी बैंक में एक पाई भी नहीं थी। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में खरीदा। मैंने इसके लिए एक अनुबंध किया जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में लिखित अनुबंध था। फिर मैंने $1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया जिससे मुझे बाकी पैसों को जुटाने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि इसकी असली कीमत $20 लाख थी। मैंने इस पैसों को कभी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे $1 लाख दिए थे उसने मुझे $50,000 दिए ताकि वो मेरी जगह पर आ जाए, और इस तरह वो मेरी जगह पर आ गया और मैं उस निवेश से बाहर निकल गया और इस काम में मेरे कुल जमा 3 दिन लगे। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या खरीदते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना जानते हैं। निवेश करना खरीदना नहीं है, ये एक ज्ञान है। नंबर 3, किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपका सलाहकार समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, परंतु इसके लिए पुरस्कार भी बहुत कीमती हो सकते हैं। अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाहते तो आपको पहली किस्म का निवेशक बनने की सलाह दी जाती है। आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जो नहीं जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। अध्याय 7 सबक 6 सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम न करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तत्काल शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफी की चुस्कियां लगा रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर जिंगलर के साथ बैठने वाला था। वे प्रेरणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, उस महिला ने कहा। मैंने उसके कई लेख पढ़े थे और मैं उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लेखन शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि जगाने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा काम कहीं का कहीं जाता है, उसने शांति पूर्वक कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया हैं, परंतु कुछ नहीं होता, इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है, वो एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को बिक्री संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। वो सिंगापुर में कई चोटी के कॉर्पोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूं कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका कैरियर बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। उसका शरीर सख्त हो गया। आप ये कहना चाहते हैं कि बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? एक बार फिर मैंने सहमति में सिर हिलाया। इसमें गलत ही क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स डिग्री है। मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैनों से नफरत करती हूं, उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताइए कि मैं सेल्स का अध्ययन क्यों करूं? वो अब अपना ब्रीफकेस ताक
ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथों में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है, न कि बेस्ट राइटिंग लेखक। उसकी आंखें तत्काल फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ, आप बहुत बढ़िया लेखिका हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूँ, आपके पास मास्टर्स डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और बेस्ट राइटिंग लेखिका बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि बिक्री सीखने के लिए प्रशिक्षण लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल लेखिका हूं और आप एक सेल्समैन हैं। ये सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वो सिंगापुर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर चली गई। कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैरेज में गया और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ मिनटों में ही ठीक कर दिया। इंजन की आवाज सुनकर ही उसे समझ आ गया था कि गड़बड़ कहाँ थी। मैं हैरान था। दुखद सच तो ये है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। मुझे ये लगातार ये देख कर झटका लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम अमेरिकी एक साल में $1 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूं जो एक साल में $20,000 से भी कम कमा पाते हैं। मेडिकल व्यवसाय में विशेषज्ञता रखने वाला एक व्यावसायिक सलाहकार मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और दूसरे लोग पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच ये थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस व्यावसायिक सलाहकार ने मुझे एक बढ़िया वाक्य दिया, वे भारी दौलत से सिर्फ एक दक्षता दूर हैं। इस वाक्य का क्या मतलब है कि ज्यादातर लोगों को केवल एक दक्षता सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल बुद्धि, अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इन 4 तकनीकी दक्षताओं को मिला दें और पैसों से पैसा बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसों की बात आती है तो ज्यादातर लोगों में केवल ज्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्षता होती है। दक्षताओं के समन्वय का एक अच्छा उदाहरण अखबार की उस रिपोर्टर का है। अगर वो सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर लें तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एक एडवर्टाइज, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजी होती। चाहे इस काम में वेतन कम भी मिलता, परंतु इससे वो ये सीख जाती कि सफल एडवर्टाइजिंग में प्रयुक्त होने वाले शॉर्टकट का प्रयोग किस तरह होता है। उसे अपना कुछ समय जनसंपर्क में भी देना होता, जो एक महत्वपूर्ण दक्षता है। वो ये भी सीखती कि मुफ्त प्रचार में किस तरह लाखों कमाए जाते हैं। फिर रातों में और सप्ताहों में वो अपना महान उपन्यास पूरा कर सकती थी। जब वो पूरा हो जाता तो वो अपनी पुस्तक को बेचने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वो एक बेस्ट सेलिंग लेखिका हो सकती थी। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक प्रकाशक ने यह सुझाव दिया कि मैं शीर्षक को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने प्रकाशक से साफ कह दिया कि इस तरह के शीर्षक से पुस्तक की कुल 2 प्रतियां ही बिकेगी। एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त। दिक्कत यह है कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की आशा करेंगे। इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल शीर्षक को जानबूझकर चुटीला बनाया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे अत्यधिक प्रचार मिल जाएगा। मैं शिक्षा का समर्थक हूँ और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ, अन्यथा मैं अपने पुरान पंथी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज्यादा प्रचारित हो सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास्पद होने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं कोई फ्रूट केक था, परंतु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया। मैं 3rd मैट था और हालांकि मेरी तनख्वाह मेरे सहपाठियों की तुलना में कम थी, परंतु कॉलेज के
बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह $42,000 प्रति वर्ष थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था और मुझे केवल 7 महीने काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां होती थी। अगर मैं चाहता तो मैं एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी 5 महीनों की छुट्टियों के बदले में अपनी तनख्वाह दुगुनी कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया कैरियर था, परंतु मैंने 6 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया और मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज उड़ान सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाई दी। स्कूल और नौकरी में विशेषज्ञता का विचार एक लोकप्रिय विचार है, यानी कि ज्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है। इसलिए मेडिकल डॉक्टर्स तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ या अस्थि रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटिंग्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सही है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इसी विचारधारा में विश्वास रखते थे, इसलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर ये मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ये उनका सुझाव था। इसलिए मैंने उनकी कंपनियों में कई विभागों में सालों तक काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। हालांकि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, परंतु वे चाहते थे कि मैं उस विभाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहां की शब्दावली को पकड़ लूंगा और ये भी समझ लूंगा कि क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या नहीं। मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और सेल्स, रिजर्वेशंस और मार्केटिंग में भी। वे मुझे और माई को सीढ़ी दर सीढ़ी सिखा रहे थे, इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ बैठकों में भाग लें। वे चाहते थे कि हम लोग उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातें की। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे मेरे निर्णय के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिस नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया था उसमें तनख्वाह अच्छी थी, फायदे बहुत थे, खाली समय भी बहुत मिलता था और प्रमोशन के अच्छे अवसर थे। जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। समस्या ये थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी, मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। पढ़े लिखे डैडी का विचार था कि मैं शिप का ऑफिसर बनने की शिक्षा ग्रहण करने स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था, तो एक विद्यार्थी की तरह मैं सुदूर पूर्व और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाजों पर, बड़े फैक्ट्रीज पर, ऑयल टैंकरों और यात्री जहाजों पर काम करता रहा। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरफ जाने वाले जहाजों की बजाय प्रशांत महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि भविष्य के देश एशिया में हैं, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे ज्यादातर सहपाठी, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे। तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, समोआ और फिलीपींस में व्यावसायिक लोगों, बिजनेस की शैलियां और संस्कृतियों का अध्ययन करता था। मैं भी पार्टी कर रहा होता, परंतु अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैंने ये नौकरी क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कॉर्प्स में क्यों शामिल हुआ। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूँ, परंतु मैं वास्तव में ट्रूप का नेता बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम था लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक सेना में काम किया था। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतृत्व किया जाए। तुम्हें जो अगली चीज सीखनी चाहिए वो है नेतृत्व। उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे नेता नहीं हैं तो आप पर पीछे से गोली चलाई जा सकती है, जैसा बिजनेस में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं हवाई जहाज उड़ाना पसंद करता था। मैं जेरोक्स कंपनी में काम करने लगा। मैंने इसमें एक वजह से नौकरी की थी और नौकरी के फायदे वो वजह नहीं थी। मैं एक शर्मीला आदमी था और बिक्री का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विषय लगता था। जेरोक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे पढ़े लिखे डैडी को मुझ पर शर्म आती थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे के स्तर के होते हैं। मैंने जेरोक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे
दरवाजे खटखटाने और अस्वीकार कर दिए जाने के डर से मुक्ति नहीं मिल गई। एक बार मैं विक्रय में छोटी के 5 लोगों में लगातार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया कैरियर छोड़ दिया था। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माई को कंपनियां चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था, तो अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला उत्पाद था नाइनॉल और वेलरको का वॉयलेट, जो फार ईस्ट में बनता था और समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क में एक वेयर हाउस तक आता था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंखों की मजबूती की परीक्षा का समय आ गया था। अगर अब मैं असफल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता। अमीर डैडी का मानना था कि 30 साल के पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है, आपके पास संभलने का मौका होता है। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करता हूं और जैसा मेरे अमीर डैडी मुझे प्रोत्साहित किया करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिका, एशिया, नॉर्वे और रूस में निवेश करती है। एक कहावत है, जॉब एक संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक का, और दुर्भाग्य से ये करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है, क्योंकि स्कूल ये नहीं समझाता कि फाइनेंशियल बुद्धि भी बुद्धि का एक रूप है। इसलिए ज्यादातर कर्मचारी या मजदूर अपने साधनों के भीतर रह रहे हैं। वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से न निकाला जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर न चले जाए। और अगर आप ज्यादा कंपनियों की तनख्वाह देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। इसका कुल परिणाम ये होता है कि ज्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते, वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सुरक्षित नौकरी खोज लो। ज्यादातर काम करने वाले कम समय के पुरस्कारों जैसे वेतन, दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से ये उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवा लोगों को यही सलाह दूंगा कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्तों पर आगे की तरफ देखकर ये तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और चुआ दौड़ में फंसने से पहले वे कितनी दक्षताओं में पारंगत होना चाहते हैं। एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे हैमस्टर्स की तरह धातु के छोटे पहियों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पैर तेजी से घूमते हैं, पहिए भी तेजी से घूमते हैं, परंतु आने वाले कल में वे भी उसी पिंजरे में रहेंगे, नौकरी। जेरी मैगवायर फिल्म में टॉम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और उस फिल्म में कई बहुत जोरदार संवाद थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ। परंतु एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज्यादा सच्ची थी। ये उस दृश्य में थी जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वो पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन आना चाहता है? और सब लोग मौन और स्तंभ हैं। केवल एक औरत बोलती है, मैं आना चाहती हूँ, परंतु मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। ये वाक्य शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा वक्तव्य है। ये उस तरह का वक्तव्य है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल तनख्वाह बढ़ने की आशा लगाए रखते थे और हर साल उन्हें निराशा होती थी, इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज्यादा योग्यताएं हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके। परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, रोजमर्रा की ये गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को ये देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल ब्रिकफील्ड द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है। पहली बार तो ये कि आज काम करने वालों में से 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात से चिंता होनी चाहिए और बाकी बचे 50% में से 75 से 80% लोगों का नाम मात्र की पेंशन मिलेगी, जो $55 या $150 या $300 प्रतिमाह होगी। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कॉर्पेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार फर्म के मुख्यालय में गया और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जिसकी विशेषज्ञता बढ़िया रिटायरमेंट योजना तैयार करने में थी। जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है? मैंने पूछा। उसने अपने कंधे उछाए। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कॉर्पेल उसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और ज्यादा खतरनाक नए 401A प्लान में अंतर को स्पष्ट करते हैं। ज्यादातर काम करने वालों के लिए कोई सुखद तस्वीर नहीं है और ये तो हुई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और दीर्घकालीन नर्सिंग होम सुविधा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी
चेतावनी हो जाती है। उनकी 1995 की पुस्तक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस $30,000 प्रति वर्ष से $1,25,000 प्रति वर्ष है। वे अपने इलाके में साफ सुथरे परंतु साधारण नर्सिंग होम में गए और उन्होंने 1995 में कीमत को $88,000 पाया। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों के कई ऐसे अस्पतालों में कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे ये फैसले विशुद्ध रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वर्द हैं। अगर मरीज वर्द हैं तो वे अक्सर मेडिकल केयर को अपेक्षाकृत युवा व्यक्तियों को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या कर्मचारी भविष्य में देख पा रहे हैं या उनकी भविष्य दृष्टि केवल उनकी अगली तनख्वाह तक ही जाती है। और अगर वे अपने आप से कभी दूरगामी भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते। जब मैं ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों के सामने बोलता हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज की सलाह देता हूँ। मैं ये सुझाव देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकोण रखें, केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय, जो हालांकि महत्वपूर्ण है। मैं सुझाव देता हूँ कि वे एक और काम करने लगे जो उन्हें एक और दक्षता सिखा दें। अगर वे सेल्स तकनीकें सीखना चाहते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहता हूं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और असफलता का डर निकाल देती हैं, जो लोगों के असफल होने का मुख्य कारण होते हैं। लंबे समय में शिक्षा धन से ज्यादा मूल्यवान है। जब मैं ये सुझाव देता हूं तो अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया होती है, पर इसमें बहुत झंझट है, या मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है के जवाब में मैं पूछता हूं, तो आप जिंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी आय में से 50% आप सरकार को दे दें? दूसरे वक्तव्य, मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है के जवाब में मैं कहता हूं, मैं जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता हूं, परंतु मैं वहां इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज्यादा फिट हो सकूं और ज्यादा समय तक जिंदा रह सकूं। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते। जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तैयार न हो, बदलना बहुत कठिन होता है। परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दोहरे पर खड़े हैं, मेरा सुझाव यही है, जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की ही तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का फैसला लेना है। एक बार आप ये फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से काम जाता हूँ, परंतु एक बार मैं वहां पहुंच जाता हूं और काम शुरू कर देता हूं तो मुझे इसमें मजा आने लगता है। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था। अगर आप कुछ नया सीखने के प्रति अनुचित हो और इसके बजाय आप अपने क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हो, तो ये सुनिश्चित कर लें कि जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वहाँ यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा के लिए ही बनाई जाती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर की कृपा दृष्टि से दूर हो गए तो वे हवाई में टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि ये उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। मेरे अमीर डैडी ने दूसरी और जिंदगी भर ये कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन न बन पाए। वे सफल हुए। हालांकि यूनियन काफी करीब आ गई थी, परंतु अमीर डैडी हमेशा उसे दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फायदे दिखते हैं और उनकी जरूरत दिखती है। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्तों पर चलते हैं, उच्च विशेषज्ञता हासिल करते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाइए। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज उड़ाने के कैरियर में गया होता तो मैंने ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत तगड़ी होती। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती, जिसका मूल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था। अगर मुझे उस उद्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जीवन की दक्षताएं किसी दूसरे उद्योग में उतनी बहुमूल्य नहीं होती। अगर किसी वरिष्ठ पायलट को निकाल दिया जाए जिसके पास हवाई उड़ान का 1 लाख घंटे का अनुभव हो और जो हर साल $1,50,000 कमा रहा हो, उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। दक्षताएं एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन उद्योग में जिन दक्षताओं की जरूरत होती है और जिनके लिए पायलटों को ज्यादा वेतन दिया जाता है, वे स्कूल सिस्टम में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। आज डॉक्टरों के लिए भी यही सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, कई मेडिकल विशेषज्ञ मेडिकल संगठनों जैसे HMO से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को यूनियन का सदस्य होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है। NEA यानी नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा
की जरूरत होती है, क्योंकि शिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मूल्य अपेक्षाकृत काफी कम होता है। तो नियम ये है, उच्च विशेषज्ञता हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूँ आप में से कितने मैकडॉनल्ड्स से अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूँ अगर आप में से ज्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडॉनल्ड्स आपसे ज्यादा पैसा बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडॉनल्ड्स बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है। वो काफी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने पुत्र के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। ये रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तत्काल उसने इस पैसों से विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का रंगीन विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। ये विज्ञापन 3 महीने तक चला। उसे विज्ञापन के प्रति उत्तर में कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में खत्म हो गई। अब वो पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता है। ये एक ऐसे आदमी का सामान्य उदाहरण है जो एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है परंतु बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा तो उसका जवाब केवल यही था कि विज्ञापन करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या वो सेल्स में या डायरेक्टर मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है तो उसका जवाब था मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभा संपन्न गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे हैं और इसका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने के दक्षता को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। शायद मैकडॉनल्ड सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ हैं। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज्यादा वेतन मिलेगा। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे राज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे उच्च शिक्षित और निपुण प्रोफेशनल्स के लिए और ज्यादा सुरक्षा और फायदे के लिए अभियान छेड़ रहे थे। हम में इस बात पर काफी बहस हुई परंतु मैं जानता हूं कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज्यादा विशेषज्ञता के कारण ही यूनियन के संरक्षण की जरूरत होती है। वे ये कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं उतने ही ज्यादा आप जाल में फंस जाते हैं और आप अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह ये थे कि माइक और मैं खुद विकास करें। कई कॉर्पोरेशंस यही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल के किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विकसित करते हैं ताकि एक दिन वो कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ नहीं होते। वे बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चे या दूसरों के बच्चों को इसी तरह विकसित करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है और वे ये भी समझ जाते हैं कि किस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट्स में तालमेल होता है। दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है क्योंकि लोग ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे। तो क्यों न कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो परंतु लंबे समय में इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सफलता के लिए जिन मुख्य मैनेजमेंट दक्षताओं की जरूरत होती है वे हैं नंबर 1 कैश फ्लो का मैनेजमेंट, नंबर 2 सिस्टम्स का मैनेजमेंट, आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर, नंबर 3 लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दक्षताओं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वो कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हो। कम्युनिकेशन स्किल जैसे लिखना, बोलना, सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में भाग लेता हूँ या शैक्षणिक टैब खरीदता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज्यादा मेहनत की वे उतने ही ज्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज्यादा विशेषज्ञता हासिल की वे उतने ही ज्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी परंतु उनके विकल्प कम होते
होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि वे व्यवसाय के दृष्टि से कितने जोखिम में थे। ये तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वो खेलने के लिए ज्यादा बूढ़ा हो जाए, उनकी ऊंची तनख्वाह वाली स्थिति चली जाती और वे अपनी सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के इतने समर्थक बन गए थे। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज्यादा फायदा दिलाया होता। अम्मी डैडी माइक और मुझे सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे जो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे ये भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इसे व्यावसायिक विशेषज्ञताओं का समन्वय कहा जाएगा। आज मैं भूतपूर्व स्कूल टीचर्स से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ दक्षताओं के अलावा भी दक्षताएं हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएं ज्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती हैं क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप संप्रेषण, सौदेबाजी और अपने नकारे जाने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार में लेखिका को सलाह दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी, मैं हर किसी को वही सलाह देना चाहूंगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमजोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं परंतु वे दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे 1 साल तक बिक्री की कला सीख लें, चाहे वे कुछ भी न कमाएं परंतु उनकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगी और ये अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी जरूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आर्थिक या प्रोफेशनल संघर्ष के मामले में देने और लेने में बहुत कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे विद्यार्थी हैं न ही अच्छे शिक्षक हैं। मेरे दोनों डैडी उधार थे। दोनों ने पहले देने के सिद्धांत का पालन किया था। शिक्षा देना उनके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में अंतर था। मेरे अम्मी डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन उनकी संपत्ति को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा मैं उसे दान में दूंगा। समस्या ये थी कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा नहीं आया, इसलिए वे ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते रहे और पैसों के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए। दो और आपको मिल जाएगा। इसकी बजाय वे ये यकीन करते हैं, लो और फिर दो। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीवादी का है जो पैसों से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीब और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूल रूप से दकियानुसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ।